भाई लोग आप में से काफी सारे लोग सोलैंड 3.5 लेजेंड ऑफ द टांग हीरो इस कहानी का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के मन मुताबिक उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। लेकिन मेरे चैनल पे स्ट्राइक होने की वजह से मैं अभी उसे ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं और उनमें से ये एक कैरेक्टर हाईलोंग की कहानी को हम देखने वाले हैं और इस मांगा का नाम है आई शॉल बी इमॉर्टल, जो कि हमें सोलैंड 3.5 में देखने को मिलेगा। इसलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि बीन स्प्राउट, आखिर ये एक बीन स्प्राउट क्या है और आखिर तुम कौन हो। और फिर हमें एक बच्चे की मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हंसते हुए खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर लॉन्ग मैं पहले जा रहा हूँ। तो दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं बीन स्प्राउट मैं भी तुम्हारे साथ लौट के जा रहा हूँ। तो बीन स्प्राउट कहता है कि ब्रदर लॉन्ग आप तो ट्रांसेंडेंट मास्टर्स के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो ब्रदर लॉन्ग कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास तो घर नहीं है, बस मैं ही हूँ एक दोस्त के रूप में। और इसके पेरेंट्स के सैकड़ों साल गुजरने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा जो होता है इमोशनल होते हुए कहता है कि बीन स्प्राउट में पक्का तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए आऊंगा। और ये जो बंदा होता है यही हाई लॉन्ग होता है और हाई लॉन्ग का मतलब सी ड्रैगन होता है। और फिर हमें हाई लॉन्ग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बीन स्प्राउट तुम काफी कंफ्यूज हो गए हो, ये मैं हूँ हाई लॉन्ग और हम तो सगे खून वाले भाइयों से भी ज्यादा करीब हैं। तो बीन स्प्राउट जो होता है ये कह रहा होता है कि तुम पूरे समय ही अपने भाई को ढूंढ सकते हो जब तुम नर्क में पहुंच जाओगे और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिर कौन हो, लेकिन आज तो यहाँ से नहीं जाने वाले हो। तो हाईलोंग जो होता है इस पे काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसी ही बात है लगता है कि मुझे अपने मुक्के से ही तुम्हारे इस बेकार से दिमाग को खोलना पड़ेगा जिससे कि तुम होश में आ सको। तो ये जो बीन स्प्राउट होता है काफी खतरनाक तरीके से इसको मारने के लिए अटैक कर देता है, जबकि हाईलोंग जो होता है इसको होश में लाने के लिए इसके ऊपर भी काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और जैसे इनका क्लैश होता है तो इसका सपना टूट जाता है और इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और ये जो बच्चा होता है यही 8 साल का हाईलोंग होता है जो कि 1000 क्लाउड माउंटेन विलेज का ऑर्फन है। और ये होश में आते हुए कहता है कि ये तो एक सपना था, लेकिन ये आखिर कैसा सपना था। और देखो तो मौसम भी कितना गर्म हो रखा है और जो कुछ भी मैं करता हूँ उससे मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। और तो अब तो यहाँ तक कि ऐसे अजीब अजीब भी सपने आ रहे हैं। और तभी यहाँ पे एक और बच्चा आते हुए कहता है कि ब्रदर लॉन्ग आपको मुझसे ऐसे नाराज होना बंद कर देना चाहिए। हाईलोंग बीन स्प्राउट को दबोचते हुए कहता है कि देखो तो तुम्हें कितना समय लग गया, यहाँ तक कि मैंने एक पूरी झपकी भी ले ली है, क्या तुम मरना चाहते हो। जबकि बीन स्प्राउट कहता है कि अरे काफी हर्ट हो रहा है, ठीक है मान लिया मैं गलत था और ऐसा नहीं है कि हम इस वेदर का कुछ भी कर सकते हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप शांत हो जाएंगे तो आप नेचुरली कूल डाउन भी हो जाएंगे। और ये जो बच्चा होता है यही ज़ांगहा होता है जिसका नाम बीन स्प्राउट है जो कि इस 1000 क्लाउड माउंटेन के विलेज का एक लड़का है। और हाईलोंग कहता है कि तुम दोबारा से सीखने गए थे ना कि आखिर कैसे लिखा जाता है, जिस पर ज़ांगहा भी हामी भरते हुए कहता है कि हाँ आपको भी मेरे साथ आना चाहिए लकड़ियों को काटने के लिए और कम से कम इससे आपका तो टाइम पास हो ही सकता है। तो हाईलोंग कहता है कि तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आलसी तो मैं ही हूँ, इसलिए सोचना भी मत कि मैं जाके लकड़ियाँ काटूंगा। तो ज़ांगहाओ कहता है कि ब्रदर लॉन्ग स्टडी करना काफी ज्यादा आसान होता है, तो क्या आप मेरे साथ हर रोज क्लास लेने के लिए आना चाहते हैं। तो हाईलोंग कहता है कि नहीं, और जब से गाँव वालों ने मुझे रखा है तो अगर मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ तो मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ज़ांगहाओ जो होता है ये कहता है कि आप इस बारे में इस तरीके से मत सोचिए और काम के अलावा लोगों के पास कुछ सपने होना जरूरी है। और ज़ांगहाओ को ऐसी बातें करता देख हाईलोंग इसकी कनपटी पे धर देता है। तो बीन स्प्राउट गुस्सा होते हुए कहता है कि हे आखिर तुमने मेरे सिर पे क्यों मारा। तो हाईलोंग जो होता है ये कहता है कि तुम्हें स्टडी करते हुए तो 2 दिन से भी कम हुआ है और तुम अभी से इतनी बड़ी बड़ी फेंकने लगे हो और तुमने कहा है कि तुम और भी चीजें सीखना चाहते हो, लेकिन ये तो साफ साफ बस एक बहाना है जिससे तुम्हें खेती बाड़ी का काम ना करना पड़े। तो ज़ांगहाओ जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम जानते हो ना कि मेरे बड़े बड़े सपने हैं, इसलिए दोबारा से मेरे सिर में मारने की तो हिम्मत भी मत करना। तो हाईलोंग जो होता है ये कहता है कि ओह तो लड़ना चाहते हो। और इस चीज को सुन के ज़ांगहाओ को भी गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि ठीक है तो आ जाओ। जिसके बाद ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जबकि ज़ांगहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि हे ये तो चीटिंग है, आखिर तुम मेरी पैंट्स को क्यों खींच रहे हो। और थोड़ी देर फाइट करने के बाद हम हाईलोंग को देखते हैं जो कि काफी संतुष्ट होता है और ये कहता है कि सब कुछ कितना बेहतर महसूस होता है एक लड़ाई के बाद। और बीन स्प्राउट तुमने कहा है कि तुम्हारा एक काफी बड़ा सपना है, आखिर वो क्या है, चलो भी मुझे इस बारे में बताओ ना। तो बीन स्प्राउट कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा जो सपना है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और बिग ब्रदर क्या आपको वो कहानी अब भी याद है जिसके बारे में ट्रांसेंडेंट ग्रैंडपा सुन ने हमें बताया था। तो इस चीज को सुन के हाईलोंग कहता है कि ओह तो तुमने असल में उस पर विश्वास कर लिया, और आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है कि कोई उड़ सके। तो बीन स्प्राउट कहता है कि आखिर ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, पक्का ऐसा होगा। और अगर मैं आसमान के अंदर आजादी के साथ उड़ सका तो मैं इस जहां की सुंदरता को देखूंगा और सोचो कि वो फीलिंग कितनी ज्यादा बढ़िया होगी। तो हाईलोंग कहता है कि हाँ वाकई में ये काफी बढ़िया सपना है। तो ज़ांगहाओ कहता है कि ये बस एक सपना नहीं है बल्कि मैं
जानता हूँ कि आखिर एक ट्रांसेंडेंट कहाँ है। और इस चीज को सुन के हाईलोंग पूछता है कि आखिर कहाँ है। तो ज़ांग हाओ बताता है कि इसी 1000 क्लाउड माउंटेन के ऊपर। और इस चीज को सुनते ही हाईलोंग जो होता है काफी जोरों से हंसने लगता है और ये कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तो एकदम नामुमकिन है और तुम उड़ना चाहते हो जबकि खुद तो एक पिग के जैसे हो, तो आखिर तुम कैसे उड़ सकते हो। लेकिन तभी ज़ांग हाओ जो होता है ये सीरियस होते हुए कहता है कि ब्रदर लोंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। और इस चीज को सुनते ही हाईलोंग भी ध्यान से सुनने लगता है और फिर ये 1 साल पहले की बात बताता है कि एक बारी हमारे गांव के अंदर 2 आदमी आए थे जिन्होंने काफी लग्जरियस कपड़े पहन रखे थे और मेरे फादर ने इन दोनों को ही किराए पे रहने भी दिया था। और इसके फादर कहते हैं कि दोनों नोबल्स, प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर आप दोनों यहाँ तक क्यों आए हैं। और जब सारी चीजें बता दी जाती हैं तो ज़ांग हाओ के फादर कहते हैं कि मैं अभी एक ट्रांसेंडेंट नहीं बनना चाहता हूँ। तो दूसरा बंदा जो होता है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे खुलेआम कैसे कह सकते हो। तो इसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे आदमी हो, लेकिन यहाँ पे असल में कई सारे ट्रांसेंडेंट्स हैं जो कि 1000 क्लाउड माउंटेन से कुछ सैकड़ों किलोमीटर्स दूर हैं। और ज़ांग हाओ बताता है कि उस दिन मैं घर पे ही सो रहा था, लेकिन जैसे मैंने किसी के आने की आवाज सुनी तो मैं इस चीज को चेक करने के लिए बाहर गया और कोइंसिडेंटली मैंने उन दोनों लोगों की बातों को सुन लिया जहाँ पे वो दोनों बात करते हुए कह रहे होते हैं कि ये 5 साल में एक बारी मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, तो अगर तुम बैरियर्स को पास कर लेते हो तो तुम ट्रांसेंडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर पाओगे। और याद रखना वो ओमनीपोटेंट ट्रांसेंडेंट होते हैं जो कि सोर्स को भी उड़ा सकते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईलोंग कहता है कि ग्रैंडपा सुन ने कहा था ना कि जो ट्रांसेंडेंट होते हैं वो बस डिवाइन फ्रूट्स को खाते हैं और बस टॉप क्वालिटी के वाइन को ही पीते हैं। और किसे क्या मालूम कि कुछ सालों के बाद मैं भी काफी ज्यादा अमीर और सौभाग्यशाली हो जाऊं और जब मैं इस गांव में लौट के आऊंगा तो मैं सोने का पहाड़ खड़ा कर दूंगा मॉम डैड के लिए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। इसलिए मैं तो डिसाइड कर चुका हूँ। और तभी हाईलोंग जो थे खुश होते हुए जोश से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। और इस चीज को सुन के ज़ांग भी हैरान होता है और हाईलोंग कहता है कि 4 सालों के अंदर हम दोनों ही ट्रांसेंडेंट के पास जाएंगे उनसे मिलने के लिए। और बीन स्प्राउट, आकर तुम्हें इस बारे में कैसा लगा। बीन स्प्राउट कहता है कि ठीक है, तो ये डिसाइडेड रहा। और फिर हमें सीधे 4 सालों बाद 1000 क्लाउड माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जो कि ईस्ट साइड में ही काफी ज्यादा दूर स्थित होता है, जो कि तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर होता है। और ये जो माउंटेन रेंज है ये 72 पीक से बन रखा है और इनमें से हर एक टावर बादलों से भी ज्यादा ऊंचा है। और इनमें से कुछ के ऊपर काफी अजीब से रॉक फॉर्मेशंस हैं, जबकि कुछ के ऊपर झरने हैं। और ये जो बादल होते हैं इनको देख के ऐसा लगता है जैसे कि माउंटेन्स के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हों। और इसी वजह से इन सब का नाम 1000 क्लाउड माउंटेन रेंज पड़ा है। और डिसिपल को रिग्रेट करने वाला जो दिन होता है वो हर 5 सालों में एक बार आता है, इसलिए जो क्लाउड्स होते हैं नीचे आते हैं और ये जो पीक्स होती हैं ये 1000 लाइट बीम्स को शूट करती हैं जो कि आसपास के फॉग को हटा देती हैं जिन्होंने माउंटेन्स को घेर रखा है। और फिर में अर्थ स्प्लिट माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैंक 11 का लिंग यूजी होता है और ये कहता है कि माउंटेन रेंज जो है वो पहले ही 4 दिनों के लिए खुल चुका है। ये इस बार यहाँ तक कि एक भी जना साइन अप नहीं करने वाला है। और फिर हमें रैंक 9 की लिंग यांसी दिखाई जाती है जो कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है 5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने साइन अप किया था, लेकिन ना जाने इस बारी क्यों नहीं आए। और फिर हमें 8th रैंक का लिंग जीजी दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि 1000 क्लाउड सेक्ट के पास एक भी ऐसा जना नहीं होगा जो कि इसका सक्सेसर बन सके। और तभी एक बंदा कहता है कि अपनी जबान संभाल के बोलो, क्योंकि अगर मास्टर ने सुन लिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। पेशेंस भी एक तरह की चीज है जिसे हम कल्टीवेट करते हैं। ये जो लिंग जीजी होता है ये कहता है कि तुम कह तो रहे हो, लेकिन हमने पिछले 20 सालों के अंदर 10 से ज्यादा डिसिपल्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया है, क्योंकि सच में काफी कम ही लोग हैं जो कि इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। और हाँ, इसी की वजह से हमारा जो 1000 क्लाउड सेक्ट है इसके पास 5th जनरेशन के लिए डिसिपल्स भी नहीं है। रियांजी जो होती है ये कहती है कि इतनी सारी शिकायतें करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और कौन ही जानता है कि एंसेस्टर के रूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और एक तरीके से लोगों का टेस्ट को पास करने का इंतजार करना बेवकूफी है। तो यूनसी कहता है कि हाँ वो सच में बिल्कुल स्टूपिड हैं और वैसे भी हम टेस्ट को सिर्फ लक के भरोसे ही पास कर पाए हैं और जो पास होने के चांसेस है वो 1% से भी कम है। इसलिए मास्टर्स और एंसेस्टर ने हमें कभी भी डिसिपल्स को लेने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन बिना किसी 5th जनरेशन के डिसिपल्स के हम ही लोग उन सभी टास्क और काम के लिए जिम्मेदार होंगे। और 6th ब्रदर आपका यहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेशन है, इसलिए प्लीज जल्दी से अपनी हेवनली साइट का इस्तेमाल करके बताइए ना कि क्या यहाँ पे कोई आया है साइन अप करने के लिए। यूनसी जो होता है ये मान जाता है और ये कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और फिर ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि 1000 माइल आई, मेरी बात सुनो और हेवनली साइट को खोल दो। और जैसे इसकी 3rd आई ओपन होती है तो ये काफी ज्यादा दूर का देख पा रहा होता है और ये एक जंगल में काफी अंदर तक देख पाता है। और जीजी कहता है कि 6
सिक्स ब्रदर क्या कुछ दिखा? क्या सच में इस बारी एक भी नहीं है? तो यूनसी जो होता है खुश होते हुए कहता है कि वहाँ पे मुझे 2 ग्रेट लिटिल फेलोज दिखे हैं। जिसके बाद हमें एक माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर हाई लॉन्ग और ज़ांग हाओ देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार मेरी सफरिंग्स खत्म हो ही गई। दूसरा कोई कहता है कि सिक्स ब्रदर मैं जाके उन लोगों को लेके आता हूँ, क्योंकि अब मुझसे सच में और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। यूनसी जो होता है ये कहता है कि जल्दबाजी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शो है ये बस शुरू ही हुआ है। और तभी ज़ांग हाओ कहता है कि मेरा तो हो गया, इस बारी मैं और ज्यादा चल के नहीं जा सकता हूँ। ब्रदर लॉन्ग चलो लौट के चलते हैं, क्योंकि अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हमें पीक तक पहुँचने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। तो हाई लॉन्ग जो होता है ये कहता है कि हमने पहले ही सैकड़ों बार ब्रेक ले लिया है, इसलिए जल्दी से उठ के चलना शुरू करो, और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम दोनों ही लेट हो रहे हैं। तो ज़ांग हाओ जो होता है ये कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, आप यहाँ से आप खुद ही चले जाइए, क्योंकि आप कुछ भी क्यों ना हो मैं चल नहीं सकता हूँ। हाई लॉन्ग जो होता है इस पे भड़कते हुए कहता है कि ये अपनी बेकार सी बकवास बंद करो, और अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुरंत ही खड़े हो जाओ, और पहले ही हम कितने दिन चल चुके हैं, तो क्या तुम लास्ट मोमेंट पे आके हार मानना चाहते हो? और क्या तुम्हें ये लगता है कि हमारे पास इतना भी खाना है कि इस पॉइंट पे आने के बाद हम लौट के जा सकते हैं? और वैसे भी अगर हमें ट्रांसिडेंट नहीं मिले तो हम दोनों ही यहाँ पे मरने वाले हैं। तो ज़ांग हाओ जो होता है ये कहता है कि आप इस चीज के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते हैं, और कौन ही जानता था इस पहाड़ का रास्ता इतना ज्यादा बुरा होगा। और जब आखिरकार हम 1000 क्लाउड माउंटेन के तल पे पहुंच जाएंगे तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिर हम कितनी दूर से चल के आए हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाएंगे। जबकि वाकई में ज़ांग हाओ को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, और ये कहता है कि आधा दिन बीतने के बाद भी हमें रास्ता नहीं मिला, और इसी बात के बारे में सोचते हुए रोने लग जाता है। और ये कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ हरदम एवरेज रही है, और मुझे से किसी को एक ट्रांसिडेंट बनना शोभा नहीं देता है, और अब मैं अपने आप को समझ चुका हूँ, इसलिए ब्रदर लॉन्ग अब आप खुद ही यहाँ से चले जाइए। और फिर तुरंत ही एक बेक्ड ब्रेड हाई लॉन्ग को दे देता है, और कहता है कि ये मेरा आखिरी बचा हुआ खाना है। और ये रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं और ज्यादा आगे जा सकता हूँ, इसलिए बस मुझे यहाँ पे छोड़ जाइए, क्योंकि आप पक्का ट्रांसिडेंट को ढूंढ पाएंगे, और वैसे भी माउंटेन से उतरना मेरे लिए तो आसान होगा, इसलिए मुझ जैसे लोगों को तो बस घर पे ही रुकना चाहिए। और इसकी ऐसी गम भरी बातों को सुन के हाई लॉन्ग जो है तुरंत इस बेक्ड ब्रेड के 2 टुकड़े कर देता है, और आधा पीस इसे देते हुए कहता है कि लो इसे ले लो और जल्दी से इसे खा लो, और जब तुम इसे खा लो तो हम थोड़ी देर आराम करेंगे, जिसके बाद हम दोबारा से चलना शुरू कर देंगे, और अगर तुमने हार मानने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगा। और इस पर ज़ांग हाओ कुछ भी नहीं कहता है। तो हाई लॉन्ग इस चीज को देख के कहता है कि आखिर तुम दोबारा से क्यों रोने लगे, और वापस से वो रोना धोना चालू मत करना। तो ज़ांग हाओ जो होता है ये कहता है कि ब्रदर लॉन्ग मुझे माफ करना, आप हमेशा ही मेरा हरदम ध्यान रखते हैं, और तो और जब भी मुझे गाँव के लड़के बुली करते हैं आप हरदम मेरे साथ खड़े रहते हैं, और आप तो मुझे कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको हर्ट किया। तो हाई लॉन्ग कहता है कि तुम इडियट कहीं के, हम दोनों तो जिंदगी भर के लिए भाई बन चुके हैं, तो आखिर ये सारी बेकार की बकवास क्यों कर रहे हो? और फिर ये तुरंत ही आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि चलो जल्दी से खा लो, जिसके बाद हम वापस से अपने रास्ते चलना शुरू करेंगे। तो ज़ांग हाओ जो है वापस से एक बारी और खड़ा हो जाता है, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि हम पक्का सफल होंगे। हाई लॉन्ग कहता है कि हाँ पक्का, हमें कोई नहीं रोक सकता है। और तभी कोई कहता है कि बहुत अच्छे। आवाज को सुनते हाई लॉन्ग चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कौन है? तभी हम लिंग यूजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया होता है, और ये कहता है कि इतनी सी उम्र में ऐसा माइंडसेट होना देख के ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल सही लोग मिले हैं, और ना सिर्फ ये लोग जिद्दी और दृढ़ हैं, बल्कि काफी ज्यादा बेशकीमती दोस्ती भी है। और जो कोई भी माइंड के इस रियलम तक पहुंच पाता है, हमारी नजर में वही लोग सबसे ज्यादा सुटेबल होते हैं हमारे 1000 क्लाउड सेक्ट के लिए। और तुम दोनों को पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पे डिसिपल्स बनने के लिए आए हो। और हम देखते हैं कि ये लोग वाकई में स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं, और इन्हें देख के हाई लॉन्ग जो होता है ये कहता है कि क्या तुम लोग ट्रांसिडेंट्स हो? और हाई लॉन्ग कहता है कि क्या आप लोग ट्रांसिडेंट है जो कि इन माउंटेन्स में रहते हैं? और ये सोचता है कि ये तो असल में उड़ भी सकते हैं, और गांव वाले ग्रैंडपा ने सच में हमसे झूठ नहीं बोला था। और इन लोगों को इस तरीके से हवा में उड़ता देख ज़ांग हाओ भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, और ये कहता है कि ये तो इतना ज्यादा अमेजिंग है। और लिंग यूनसी कहता है कि रुक जाओ, इतना भी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और क्या तुम दोनों यहाँ पे हमारा डिसिपल बनने के लिए आए हो? और इस चीज को सुनते ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और तुरंत ही अपने घुटनों पे आते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि डिसिपल ज़ांग हाओ, हाई लॉन्ग, हम दोनों को ही काफी ज्यादा खुशी हुई जो हम लोग आप चारों ट्रांसिडेंट मास्टर से मिल पाए, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें अंदर ले लीजिए। तो यूनसी जो था ये कहता है कि ठीक है, तुम दोनों अब खड़े हो सकते हो, और इतनी भी जल्दबाजी करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हम यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डाओ को कल्टीवेट करते हैं, जो कि ओरिजिनल 1000 क्लाउड सेक्ट के मास्टर से मिली है। तो अगर तुम दोनों ने डिसाइड किया है 1000 क्लाउड सेक्ट के अंदर एंटर करने का, तो तुम दोनों ही बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट जाओगे, और तो और
माउंटेन्स में समय का पता नहीं लगता है, जिसका मतलब ये भी है कि तुम लोग अपने सबसे चाहने वाले, जिनसे तुम लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। तो क्या तुम दोनों ये कर पाओगे? और इस चीज को सुन के हाईलोंग पे तो ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा होता, लेकिन सांग हाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। और हाईलोंग कहता है कि जब मैं काफी ज्यादा छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स मर गए थे और मेरी फैमिली से मैं अकेला ही बचा हुआ हूँ। तो बेशक मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ अगर ट्रांसेंडेंट मास्टर बस मुझे खाना देते रहते हैं तो। लेकिन बीन स्प्राउट तुम्हारे पेरेंट्स तो अब भी हैं, तो आखिर तुम क्या करोगे? और इसी बारे में सोच के बीन स्प्राउट जो होता है थोड़ा उदास हो रहा होता है और फिर तुरंत ही पूछता है कि क्या मैं ट्रांसेंडेंट मास्टर्स की स्किल को सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर सीख नहीं पाऊंगा क्या? और इस चीज को सुन के यूनसी कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन से थोड़ा बहुत भी रिजल्ट देखना चाहते हो तब भी कम से कम तुम्हें उसके लिए 1000 साल रुकने की जरूरत होगी। और ये तो इतना लंबा समय है कि कोई इंसान जीवित भी नहीं रह सकता है। और जब कोई खुद कल्टीवेट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो जीवन काल है वो बढ़ता रहता है। और जो कोई कल्टीवेट करता है उसके लिए तो कुछ 1000 साल मायने भी नहीं रखते हैं। और जैसे ज़ांग हाओ कुछ 1000 सालों का सुनता है तो ये तुरंत ही कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। और ट्रांसेंडेंट मास्टर, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत खाना दे सकते हैं जिससे कि मैं घर लौट के जा सकूं? और इस चीज को सुन के हाईलोंग को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये काफी ज्यादा हैरानी के साथ ज़ांग हाओ की तरफ देखने लगता है। तो ज़ांग हाओ कहता है कि मैं बस ऐसे ही अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता हूँ, और अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं दोबारा कभी लौट के नहीं आ पाऊंगा तो उन्हें सच में काफी ज्यादा बुरा लगेगा और वो काफी ज्यादा उदास हो जाएंगे। और ब्रदर लोंग, आप इन ट्रांसेंडेंट मास्टर्स के साथ कल्टीवेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो घर नहीं है और तो और बस एक ही दोस्त है, वो भी मेरे जैसा। और 1000 साल बाद जब मेरे पेरेंट्स गुजर जाएंगे तो मैं पक्का आपके पास जरूर आऊंगा। तो हाईलोंग जो था ये भी मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही लौट के चल रहा हूँ। तो ज़ांग हाओ कहता है कि ब्रदर लोंग, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये तो आपके लिए काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। और जब यूनसी यहाँ पे शांत खड़ा होता है तो यहाँ पे कुछ जने कह रहे होते हैं कि हे ब्रदर, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो दूसरा कोई कहता है कि उन्हें ऐसे यहाँ से ना भगाओ और इन सारी चीजों के बारे में हम यार्ड में सोचेंगे। और वैसे भी आखिरकार हमें कितने लंबे समय बाद डिसिपल्स मिले हैं। और फिर ये जो ट्रांसेंडेंट होता है ये ज़ांग हाओ की बात पे हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कुछ दशक तो पलक झपकते बीत जाएंगे, इसलिए हाईलोंग तुम्हें ज़ांग हाओ की बात को सुनना चाहिए। और ज़ांग हाओ, तुम जो यहाँ तक आए हो तो यहाँ से मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं लौटने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें 1000 क्लाउड सेक्ट की सबसे ज्यादा बेसिक कल्टीवेशन मेथड सिखा दूंगा। तो दूसरा कोई मास्टर जो होता है वो कहता है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, और अगर तुम अपने पेरेंट्स के गुजरने के लिए 100 साल इंतजार करना चाहते हो तो अभी आने के लिए ज्यादा देर नहीं होगी। और इस बात को सुन के ज़ांग हाओ जो होता है ये काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ब्रदर लंग, तो फिर ये तय रहा और आपको पक्का काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना होगा, जिससे कि बाद में जब मैं लौट के आऊंगा तो कहीं मैं आपसे आगे ना निकल जाऊं। और फिर एक मास्टर आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें किसी तरीके की खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ही घर लेके जा रहा हूँ, वो भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे लेके, और इससे हमें बस ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही लगेंगे तुम्हारे घर तक पहुँचने में। और जब ये ट्रांसेंडेंट ज़ांग हाओ को अपने साथ स्वॉर्ड पे खड़ा कर लेता है तो यूनजी से कहता है कि लिंग यूजी, तुम्हें जल्द से जल्द लौट के आना होगा, क्योंकि जो पास है वो काफी जल्दी बंद होने वाला है। तो इसके लिए यूजी मान जाता है और ये ज़ांग हाओ से कहता है कि इस तरीके से तुम्हें पूरा दिन गुजर जाता। और फिर ये तेजी से आगे ले जाने लगता है। ज़ांग हाओ जो तेज चलाते हुए कहता है कि मास्टर जरा धीरे चलो, क्योंकि मुझे ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है। और ज़ांग हाओ को इस तरीके से जाता देख के हाईलोंग काफी ज्यादा उदास होता है, जबकि इस ज़ांग हाओ जो डर के मारे पागल हो गया होता है और ये कहता है कि मास्टर मैं मरने वाला हूँ। तो ये जो यूजी होती है ये कहती है कि इतना भी मत डरो, और आज तक मेरी स्वॉर्ड पे एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जबकि ज़ांग हाओ जो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं मैं टॉयलेट ना कर दूं। यूजी जो चिल्लाते हुए कहता है कि हे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी स्वॉर्ड के ऊपर टॉयलेट ना करो। और तभी हाईलोंग जो होता है पीछे से काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बीन स्प्राउट, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्दी लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इन सारी चीजों को सुन के ज़ांग हाओ भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है और ये रो रहा होता है। और फिर ये भी रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर लोंग, तुम बस मेरे लिए इंतजार करना, मैं पक्का लौट के आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। और जब यहाँ से ज़ांग हाओ चला जाता है हाईलोंग भी गम में शांति में खड़ा रहता है। और तभी ये मास्टर कहता है कि हाईलोंग, इस दुनिया के अंदर लोग बार बार अलग होते हैं और बार बार एक साथ आके मिलते भी हैं, तो अगर यहाँ तक कि अगर तुम अभी अलग रास्ते पे भी चलते हो तो तब भी तुम निश्चित रूप से उससे एक दिन जरूर मिल पाओगे। हाईलोंग जो होता है ये फिर ज्यादा उदास नहीं होता और ये कहता है कि 6th मास्टर मैं समझ गया, मैं पक्का अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि फ्यूचर में मैं उसकी मदद कर पाऊँ। जबकि हाईलोंग सोच रहा होता है कि बीन स्प्राउट, मेरी बस यही इच्छा है कि वो दिन जल्दी आ जाए जब हम एक दूसरे के साथ दोबारा मिल पाएंगे। और 6th मास्टर कहता है कि लिंग यूजी के लौट के आने में अभी भी थोड़ा समय है, इसलिए चलो इस समय के दौरान मैं तुम्हें थोड़ा बहुत
क्लाउड लिंक सेक्ट और कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ। और तो और यही तुम्हारा पहला लेसन भी होने वाला है। और ये जो क्लाउड लिंक है इसमें काफी हद तक 5 जनरेशन के ही डिसिपल्स हैं और एक क्लाउड लिंक सेक्ट एल्डर जो है वही फाउंडिंग फादर भी हैं। और तो और हर जनरेशन में सिर्फ एक ही पर्सन है और तुम सबसे लोवेस्ट जनरेशन के हो। और क्योंकि तुमने अभी अभी ही ज्वाइन किया है इसलिए तुम 5th जनरेशन से बिलोंग करते हो। हालांकि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करके इम्प्रूव करोगे तो शायद यहाँ तक कि तुम 2nd जनरेशन के जो डिसिपल्स हैं उनकी पोजीशन तक पहुंच जाओ। तो ऐसा भी कह सकते हो कि अगर तुम अपना बेस्ट देते हो तो शायद हम ब्रदर्स भी बन सकते हैं। और इस चीज को सुनते ही हाइलोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अगर मैं डायरेक्टली एक 2nd जनरेशन डिसिपल का डिसिपल बन गया तो इस तरीके से मैं तो तुम्हारा अंकल बन जाऊंगा ना। हाइलोंग की इस बात को सुनते ही सभी के बीच में सन्नाटा सा छा जाता है, जिसके बाद ये सभी ही फूट फूट के हंसने लगते हैं। और इनमें से एक कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा मजाकिया हो, जबकि 6th ब्रदर कहता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, सच में तुम्हारा आगे काफी ज्यादा उज्जवल भविष्य है। जबकि यांजी जो थी ये कहती है कि तुमने तो यहाँ तक कि अपने मास्टर्स को भी हंसा दिया है। और फिर 6th ब्रदर कहता है कि ऐसी चीजों के बारे में सोचना तुम्हें बंद कर देना चाहिए। और क्या तुम्हें असल में ऐसा लगता है कि जो 2nd जनरेशन के मास्टर हैं वो इतनी आसानी से डिसिपल्स को लेते होंगे और बिना 500 सालों के कल्टीवेशन के तुम्हारे लिए तो नामुमकिन होगा यहाँ तक कि तुम 2nd जनरेशन के 9 एल्डर्स में से किसी से भी मिल पाओ। इसलिए अभी के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करना चाहिए और तुम जितना सोचते हो उससे ये दुनिया कहीं ज्यादा बड़ी है। और तो और हमारे क्लाउड लिंक सेक्ट के अलावा इस दुनिया के अंदर टोटल 7 ग्रेट सेक्ट्स हैं, जो कि प्योर हार्ट सेक्ट, लोटस सेक्ट, हेवनली स्काई सेक्ट, फुल मून सेक्ट, 1000 वैली सेक्ट, 5 ट्रांसेंडेंट सेक्ट और हमारा क्लाउड लिंक सेक्ट है। और उन 7 सेक्ट्स में सिर्फ प्योर हार्ट सेक्ट और लोटस सेक्ट ही हैं जो कि बुद्धा को कल्टीवेट करते हैं। और हमें मिला के बाकी के जो 5 सेक्ट हैं वो ट्रांसेंडेंस को कल्टीवेट करते हैं। और अगर ट्रांसेंडेंस को कल्टीवेट करने के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल 21 रियल्म्स हैं, जो कि ओरिजिन, ओपनिंग, क्राउचिंग टाइगर, स्वीपिंग क्लाउड, सॉलिडिफिकेशन, नेसेंट, प्योरिटी, ब्रेकिंग, टफ, असेंडिंग, डिस्टिंगाइज्ड, बर्डन, हाई रोड, इंसिपेंट, सोरिंग, अनसेटल्ड, ग्रेट, रोड, अनप्रेडिक्टेबल, बैटलिंग टर्न्स, टर्बुलेंस, ट्रांसेंडेंसी और गॉड हैं। और जैसे हाइलोंग क्राउचिंग टाइगर और नेसेंस अनसेटल्ड के बारे में सुनता है तो इसके दिमाग में बेकार बेकार से ख्यालात आने लगते हैं। तो 6th मास्टर कहता है कि यहाँ तक कि वैसे ये बस कुछ ही सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन तब भी इनका मास्टर बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जबकि सब हाइलोंग को घंटा ही कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और तभी यहाँ का जो पोर्टल होता है वो बंद होने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान परेशान होते हैं। और ये जो पिंक हेयर वाली होती है कहती है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो ट्रांसेंडेंस फॉर्मेशन शुरू हो गई है। और लिंगटोंग कहता है कि आखिर ये 8th ब्रदर अभी तक क्यों नहीं आया है। और एक बारी जो ट्रांसेंडेंस फॉर्मेशन बंद हो गई तो सिर्फ क्लैन हेड ही है जो कि इसे खोल सकते हैं, नहीं तो उसे अगले 5 सालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 11th और 9th ब्रदर प्लीज मेरी मदद कीजिए ट्रांसेंडेंस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। तो ये लोग जो होते हैं ये मदद करते हुए कहते हैं कि 8th ब्रदर तुम्हारे ऊपर ड्रिंक का कर्जा चढ़ गया है और तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। जबकि इस दफे इन सभी को इस तरीके से एक्ट करता देख हाइलोंग भी काफी ज्यादा अचंभित होते हैं और मन में कहते हैं कि ये तो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और ना जाने मुझे कितना लंबा समय लगेगा इनके जितना स्ट्रॉन्ग होने में। और तभी हम आसमान के अंदर 8th ब्रदर को आते हुए देखते हैं, जिससे लिंगटोंग चिल्लाते हुए कहता है कि लिंग जीजी जल्दी से आओ, हम इसे अब और ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। तो जीजी जो होता है काफी ज्यादा तेजी से आने लगता है इस पोर्टल की तरफ और जैसे ये फॉर्मेशन बंद होने वाली होती है तो ये लास्ट मोमेंट पे एंटर करता है और जमीन पे आते हुए राहत की सांस लेते हुए कहता है कि मैं तो डर ही गया था और मुझे तो लगने लगा था कि मैं बाहर ही रह जाऊंगा। लेकिन तभी लिंगटोंग जो होता है इसे खोपड़े पे धरते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी ये कहने की अब भी हिम्मत कैसे हुई, तुम सच में हमेशा ही कछुए की तरह रेंग रेंग के चलते हो। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि आखिर मैंने क्यों तुम्हें बाहर ही छोड़ नहीं दिया। चलो ठीक है, अब जब सभी लोग यहाँ पे हैं तो चलो चलते हैं। हाइलोंग तुम मेरे साथ मेरी स्वॉर्ड पे चलना और हम सबसे पहले माउंटेन पे जाएंगे। जबकि सभी जो पिंक हेयर वाली होती है कहती है कि हम जब लौट के जाएंगे तो हमें ड्रिंक पिलाना मत भूलना। जबकि जीजी जो होता है रोते हुए कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। जबकि इन सारी चीजों को देख के और सुन के हाइलोंग काफी ज्यादा उत्साहित होता है, जिसके बाद ये सभी ही यहाँ पे अपनी अपनी स्वॉर्ड पे बैठ के चले जाते हैं। और जब ये सभी जा रहे होते हैं तो हाइलोंग पूछता है कि 6th मास्टर क्या जब मैं माउंटेन के ऊपर पहुंच जाऊंगा तब मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर सकता हूँ क्या। तो लिंगटोंग कहता है कि अभी इसके लिए इंतजार करना होगा और अभी मैं तुम्हें फाउंडर को दिखवाने ले जा रहा हूँ। और फाउंडर का सुनते ही हाइलोंग काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद हमें माउंटेन पे किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है और ये जगह वाकई में काफी ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि यहाँ पे एक लेक होती है और यहाँ पे एक मास्टर जो होता है वो गेम खेल रहा होता है और यहाँ का माहौल वाकई में काफी ज्यादा शांत और सुंदर होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि मास्टर आपका जो डिसिपल लिंग जीजी वो आपसे मिलना चाहता है। तो मास्टर कहता है कि आखिर ऐसी भी क्या बात है। जबकि ये जो बंदा होता है ये लिंग जीजी होता है जो कि प्योर ट्रांसेंडेंट का
सेकंड डिसिपल है और ये कहता है कि सिक्स ब्रदर और बाकी के जो हैं वो करीब करीब लौट आए हैं और इस बारी वो लोग सिर्फ एक फिफ्थ जनरेशन के डिसिपल को ही लेके आए हैं। तो मास्टर पूछता है कि क्या उसे एक्नॉलेज किया, तो ये बंदा कहता है कि एक चीज है जो कि ये डिसिपल समझ नहीं पाया है। तो मास्टर पूछता है कि आखिर क्या है बताओ मुझे। तो लिंग सीसी कहता है कि पास्ट में जितने भी डिसिपल्स को लिया गया है उनके बारे में आज तक आपने कभी भी इतने सवाल नहीं पूछे हैं, तो आखिर आप इस बार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मास्टर होता है ये कहता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे कुछ ज्यादा ही बेचैनी सी महसूस हो रही है। और ये जो मास्टर होता है यही प्योर ट्रांसेंडेंट होता है और ये कहता है कि ऐसी फीलिंग को मैंने पिछले हजारों सालों में मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। और फिर हमें लियान यून माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिक्स ब्रदर अपनी स्वॉर्ड पे हाई लॉन्ग को ले जा रहा होता है और ये इससे कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हम रहते और कल्टीवेट करते हैं। और हाई लॉन्ग भी इस जगह को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, जिसके बाद ये सभी ही इस माउंटेन पे आ जाते हैं। और सिक्स ब्रदर कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे आप तुम रहने वाले हो, तो बाद में मैं तुम्हें अच्छे से ये जगह घुमा दूंगा। और तभी सिक्स ब्रदर देखता है कि सेकंड ब्रदर यहाँ पे आ गया और सेकंड ब्रदर जो होता है ये कहता है कि मास्टर ने मुझसे यहाँ पे आके तुमसे मिलने के लिए कहा है। जबकि हाई लॉन्ग कहता है कि वाओ सेकंड मास्टर तो कितने ज्यादा जवान दिखते हैं। और सिक्स ब्रदर बताता है कि ये बच्चा वही डिसिपल है जिसने हमने इस बारी लिया है। और हाई लॉन्ग बताता है कि मेरा नाम हाई लॉन्ग है। और सिक्स ब्रदर बताता है कि ये अनाथ है जो कि माउंटेन के नीचे रहता है। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि ठीक है हाई लॉन्ग इधर आओ। हाई लॉन्ग कहता है कि 11th मास्टर सेकंड मास्टर तो काफी डरावने लग रहे हैं। तो सिक्स ब्रदर कहता है कि ये बेकार की बकवास मत करो, जल्दी से उनके पास जाओ। और जैसे हाई लॉन्ग इनके पास आता है तो ये जो सेकंड मास्टर होता है ये कहता है कि ओह तो तुम्हारा नाम ही हाई लॉन्ग है। जबकि इस हाई लॉन्ग जो होता है थोड़ा घबराया हुआ होता है। रिमन में कहता है कि सेकंड मास्टर तो कितने ज्यादा खतरनाक हैं और ये तो यहाँ तक कि गांव में रहने वाले ग्रैंड पास से भी कहीं ज्यादा डरावने, वाकई में काफी ज्यादा डर लग रहा है। और तभी सेकंड मास्टर जो होता है अपनी फिंगर को हाई लॉन्ग के फोरहेड पे रखता है और इस पावर की वजह से हाई लॉन्ग हवा में उड़ने लगता है। तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर में अचानक से क्यों उड़ने लगा। तो सेकंड मास्टर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ। और हाई लॉन्ग खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर क्यू का फ्लो है। जबकि सेकंड मास्टर काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि इसने पक्का काफी कुछ सफर किया होगा, इसी वजह से इतने छोटे से बच्चे की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं। और तो इसकी जो मेंटल पावर है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है, इस वजह से इसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा टाइज्म को कल्टीवेट करना। और जीजी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर इसका नेचुरल एंडोमेंट बेकार है तो, और अगर ये हमारा फिफ्थ जनरेशन डिसिपल बना रहता है तो ये फ्यूचर में हमारे काम के लिए जिम्मेदार रहेगा। लेकिन तभी सेकंड ब्रदर जो है गुस्सा करते हुए कहता है कि ये नॉनसेंस बंद करो, एक टाइज्ड कल्टीवेटर के रूप में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेंटल कल्टीवेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर मास्टर भी ऐसा ही सोचते होते जब उन्होंने तुम्हें लिया था तो क्या तुम ऐसी चीजों को अचीव कर पाते। इस चीज को सुन के सभी लोग माफी मांगने लगते हैं। और सेकंड मास्टर कहता है कि हाई लॉन्ग इस बात को याद रखना कि तुम्हारा नेचुरल एंडोमेंट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम काफी हार्ड वर्क करते हो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें सिखाने के लिए। और इमॉर्टल को कल्टीवेट करने का रास्ता कोई ऑर्डिनरी नहीं है और इस बात को तुम हमेशा अपने दिल में रखना। जबकि इस हाई लॉन्ग का जो दिल होता है काफी जोरों से धड़कने लगता है और मन में कहता है कि सेकंड मास्टर तो कितने ज्यादा हैंडसम हैं और भले ही ये काफी डरावने हैं लेकिन ये काफी हैंडसम भी हैं। और फिर सेकंड मास्टर कहता है कि मास्टर साफ सफाई को लेके एकदम पागल से हैं, इसलिए इस बच्चे को गुनलू स्प्रिंग में ले आना जिससे कि ये नहा के अपने आप को साफ कर सके। मेडिसिन रूम में जाके इस बच्चे के लिए एक नर्चरिंग पिल ले आना और अगर ये अगले 10 सालों के अंदर कैप्चरिंग टाइगर रियलम के अंदर नहीं पहुंचता है तो मुझे अपना सेकंड सीनियर ब्रदर मानने का तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं होगा। तो इस चीज के लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। और इसके यहाँ से जाने के बाद ये लोग बात करते हुए कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड ब्रदर इतने ज्यादा टेरिफाइंग होंगे जब वो गुस्सा हो जाएंगे। ये बच्चा तो सच में काफी लकी है। और फिर हमें गुल्लू स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सीनियर कहता है कि वो जो नर्चरिंग पिल बनाता है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है न्यू कमर कल्टीवेटर्स के लिए। तो दूसरा कोई सीनियर कहता है कि हाई लॉन्ग एक तरीके से मुझे तुमसे जलन होने लगी है। तो कोई और सीनियर ब्रदर कहता है कि अरे हाई लॉन्ग कुछ तो कहो और आखिर तुम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए हो। तो दूसरा कोई कहता है कि क्या ये शर्मा रहा है। तो ये सभी हंसते हुए कहते हैं कि बेचारे को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो दूसरा कोई इसे बुलाते हुए कहता है कि चलो भी आ जाओ, हम तुम्हें कौन सा खाने वाले हैं। तो हाई लॉन्ग जो होता है शर्माते हुए कहता है कि आपने तो कहा था ना कि यहाँ पे मैं अकेला हूँगा, तो आखिर आप सभी यहाँ पे नहाने के लिए क्यों आ गए। और तभी जीजी अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये बेकार की बकवास बंद करो और इसे यहाँ से हटाओ। तो हाई लॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि अचानक से मैजिक का इस्तेमाल मत करिए। और हम देखते हैं कि ये जो चीज होती
होती है हवा में उड़ने लगती है, लेकिन हाईलोंग इसे नहीं छोड़ता है। और फिर हमें कुछ देरी बाद का सीन दिखाया जाता है जब हाईलोंग गुल्लू स्प्रिंग के अंदर आ गया होता है और ये कहता है कि काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सिक्स्थ मास्टर और सेकंड मास्टर ने कहा है कि मेरा जो नेचुरल एंडोमेंट है वो काफी ज्यादा बेकार है। तो इनमें से कोई कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो ज्यादातर लोग तुम्हारे जैसे ही होते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में भी तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा इम्प्योरिटीज है जो कि ऑर्डिनरी लोगों से भी कहीं ज्यादा बदतर है। लेकिन इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और बेकार शुरुआत का ये मतलब नहीं होता है कि तुम आगे तक नहीं जा सकते हो। और फिर हाईलोंग थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि मैं यहाँ तक ये सोच रहा था कि जब बीन स्प्राउट यहाँ पे आएगा तब मैं उसे काफी कुछ सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसका तो सवाल ही नहीं उठेगा। तभी कोई कहता है कि बच्चे तुम काफी बेवकूफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिमाग में इस विचार के साथ तुम निश्चित रूप से काफी जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि इमॉर्टल को कल्टीवेट करने का जो पार्ट है वो असल में तुम्हारे दिल के बारे में है। तो हाईलोंग क्या तुम्हें समझ में आ गया? और वैसे ये सेकंड मास्टर की नर्चरिंग पिल है, इसलिए खा लो। और फिर हाईलोंग इसे देखते ही तुरंत ही खा जाता है और इसे खाते ही काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि ये फीलिंग तो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। और तभी इनमें से कहता है कि तो फिर सिक्स्थ सीनियर ब्रदर, मैं इस बच्चे को आपको सौंपता हूँ। तो सिक्स्थ ब्रदर जो था ये कहता है कि हाँ ठीक है, इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे बाद में मास्टर से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और तभी हाईलोंग अपने आप को किसी अनजानी सी जगह पे पाता है और कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और तभी काफी बड़ी स्पिरिचुअल सी फिगर जो थी वो कहती है कि हाईलोंग। और हाईलोंग भी आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा भव्य जगह है, लेकिन आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तो ये जो फिगर होती है ये कहती है कि तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है और भाग्य ही हमें मिलाएगा। और भाग्य का सुन के हाईलोंग भी काफी हैरान होता है। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हारा भाग्य, क्योंकि तुम्हारा जो भाग्य वो पहले ही सेट हो चुका है। और चलो देखते हैं कि तुम डीमन या इमॉर्टल किसके रास्ते पे चलते हो। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईलोंग आ गया होता है और ये कहता है कि सिक्स मास्टर में आ गया हूँ। और सिक्स ब्रदर जो था इसकी तारीफ करते हुए कहता है कितने भी बुरे नहीं लग रहे हो, और वाकई में ड्रेस इस लड़के के ऊपर काफी अच्छी लग रही है। तो हाईलोंग पूछता है कि आखिर हम अभी कहाँ जा रहे हैं? तो सिक्स सीनियर ब्रदर बताता है कि हम ग्रेट मास्टर से मिलने जा रहे हैं और ये वो जगह जहाँ पे आमतौर पर वो कल्टीवेट करते हैं, इसलिए बाद में जब तुम उनसे बात करो तो जबान संभाल के बात करना। इस चीज के लिए हाईलोंग भी मान जाता है, जिसके बाद ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे सिक्स ब्रदर मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि ये आपका डिसिपल लिंग टोंगजी है, जिसने माउंटेन पे जाके डिसिपल को रिक्रूट करने का टास्क को कंप्लीट कर लिया है और मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए ही आया हूँ। तो ये जो मास्टर होता है ये कहता है कि ओह तो तुम आ ही गए। और फिर ये कहता है कि ये डिसिपल मास्टर को रिस्पेक्ट पे करता है। और फिर ये मास्टर कहता है कि क्या तुम वही 5th जनरेशन के डिसिपल हो जिसे लिंगटोंग और बाकियों ने लिया है, और तुम तो कोई स्मार्ट किड नहीं दिखते हो। तो लिंगटोंग कहता है कि यस मास्टर, लेकिन इस बच्चे का टेम्परामेंट काफी ज्यादा अच्छा है और फ्यूचर में ये हमारी ताकत बढ़ा पाएगा। जबकि हाईलोंग जो होता है इस मास्टर को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, मन में कहता है कि ग्रेट मास्टर तो कितने ज्यादा डिवाइन दिखते हैं और तो ये काफी यंग भी हैं और इनको तो हजारों सालों का होना चाहिए था ना। तो क्या सच में सभी इमॉर्टल्स मॉन्स्टर होते हैं? और उससे भी बढ़कर ये तो कितने ज्यादा हैंडसम हैं। और फिर ये मास्टर गेम खेलता हुआ कहता है कि क्या तुम वही 5th जनरेशन के डिसिपल हो जिसे लिंगटोंग और बाकियों ने लिया है, और लिंगटोंग क्या सच में ये क्वालिफाई है? तो लिंगटोंग जो होता है ये कहता है कि हाँ मास्टर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री रिक्वायरमेंट जो है हमारे सेक्ट की वो तो कैरेक्टर टेस्ट है ना। और इस बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी माउंटेन के फुट पे वो पूरी तरीके से हमारे मन मुताबिक थी। जबकि सब हाईलोंग जो होता है मन में कहता है कि ग्रेट मास्टर की टोन तो कितनी ज्यादा कोल्ड है और ये तो कितने डरावने और खतरनाक महसूस हो रहे हैं। और फिर मास्टर कहते हैं कि लिटिल फेलो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? और इस चीज को सुनते हाईलोंग जो होता है बौखला जाता है और ये मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं ग्रेट मास्टर, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो मास्टर जो होता है ये कहता है कि हम जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा बेईमान और छोटी सोच वालों के खिलाफ होते हैं, और इस बात को तुम अच्छे से अपने दिमाग में रखना। और अब जब तुम 5th जनरेशन के डिसिपल हो तो तुम्हारा जनरेशन नेम 10 होगा और सिर्फ तुम फेदर के सहारे इमोर्टलिटी तक पहुँचोगे, इसलिए मैं तुम्हें टॉइस्ट नेम दे रहा हूँ, वो भी कैरेक्टर यू के साथ जिसका मीनिंग फेदर होता है। और अपने मास्टर के साथ अब से काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करना और जल्द से जल्द 4th जनरेशन डिसिपल रियलम के अंदर एंटर करना। मेरी बात समझ में आ गई ना? जबकि सब हाईलोंग के दिमाग में तो 10 यू थिक जार डार्क फेदर ही चल रहा होता है और इन सभी नामों के बारे में सोच के काफी परेशान भी हो रहा होता है। लेकिन तभी मास्टर कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और इस चीज को सुनते ही हाईलोंग के पसीने छूट जाते हैं और ये कहता है कि ग्रेट मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टॉइस्ट नेम दिया। तो अब से मैं
मैं काफी कड़ी मेहनत करूंगा। तो ग्रेट मास्टर जो होता है ये कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। और जब ये दोनों ही लौट के जा रहे होते हैं तो टोंग लोंग कहता है कि टेन्यू आखिर तुम्हें क्या हुआ, और ग्रेट मास्टर ने तो ऑफिशियली तुम्हें हमारे सेक्ट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो। तो हाई लोंग जो होता है थोड़ा भड़कते हुए कहते हैं कि अगर वो आपको थिक जार जैसा टॉइस्ट नेम देते तो क्या आप बिल्कुल भी खुश होते। और इसी बात को बोल के मुंह फुला रहा होता है। तो ये जो मास्टर होता है ये हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे से रहना, और थिक जार तुम्हें इसलिए नाम मिला है क्योंकि तुम वहाँ पे लगातार बेकार की बातें सोच रहे थे। और तभी हाई लोंग जो होता है ये कहता है कि मास्टर लिंग टोंग सी, क्या आप मेरा टॉइस्ट नेम बदल सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में बीन स्प्राउट यहाँ पे आता है तो वो तो मुझ पे काफी बुरी तरीके से हंसने वाला है। तो टोंग लेंग कहता है कि असल में अपने टॉइस्ट नेम को बदल सकते हो तुम्हारे कल्टीवेशन के इम्प्रूव होने के बाद, जब तुम एक 4th जनरेशन डिसिपल बन जाओगे, जिसके बाद तुम अपना जो टॉइस्ट नेम है उसे लिंग्यू में बदल पाओगे। हाई लोंग इस बारे में तुम इतना भी ज्यादा मत सोचो, क्योंकि टॉइस्ट नेम जो है वो बस एक तरीके का निक नेम ही है, और तो ये तुम्हारे कैरेक्टर को भी कल्टीवेट करने का एक तरीका है। और इस चीज को सुन के हाई लोंग जो है दृढ़ निश्चय करते हुए सोचता है कि हाँ मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, मुझे काफी ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। जबकि टोंग लोंग जो होता है इसे देखते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि वैसे तो ये बच्चा थोड़ा भौंदूसा है, लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी वो काफी ज्यादा अच्छी है, और अगर ये दिल लगा के प्रैक्टिस करता है तो ये अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। और फिर हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाई लोंग जो होता है जंगल के अंदर काफी थकारा खड़ा होता है और ये कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ, और वैसे तो तकरीबन यहाँ पे आए हुए मुझे 1 महीना हो गया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से मैं सिर्फ लकड़ियों को काटता ही जा रहा हूँ, जो कि मेरी विलेज लाइफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर मुझे इस बारे में पहले ही मालूम होता तो शायद मैं बीन स्प्राउट से अलग ना हुआ होता, और अब मैं काफी थक गया हूँ तो मैं और ज्यादा नहीं काट सकता हूँ। और फिर ये आराम करते हुए कहता है कि आखिर ये जिंदगी कब खत्म होगी, और मास्टर तो बस मुझसे गुलामी ही कराए जा रहे हैं, और आखिर मैं कब एक 4th जनरेशन का डिसिपल बन पाऊंगा, जिससे कि मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ काटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और तो और मुझे हर रोज माउंटेन के ऊपर फ्रूट की बास्केट भर के ले जानी होती है। और वैसे तो सारे मास्टर से काफी दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन ये सभी ही काफी ज्यादा खाते हैं। लेकिन पेड़ के ऊपर बैठ के जो नजारा देख रहा था वो वाकई में काफी ज्यादा अद्भुत था। वो लोग तो यहाँ तक कि मुझे आधी रात को भी आराम नहीं करने देते हैं, बल्कि मुझसे अपने बदबूदार शौक से धुलवाते हैं। और मुझे सच में अपने घर बीन स्प्राउट की काफी ज्यादा याद आने लगी है। लेकिन जो भी ये इमोर्टल कल्टीवेशन है, और वैसे तो ये काफी बोरिंग और टायरिंग है, लेकिन इसमें आजादी है, और हवा फूलों की तरह अगर सिर्फ बीन स्प्राउट भी यहाँ पे होता तो मजा ही आ जाता। और वाकई में ये तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और फिर क्या था, हाई लोंग जो होता है यहाँ पे झपकी मारने लगता है और सो जाता है। और फिर इसे सीधे शाम को होश आता है। अंधेरा होता देख के ये कहता है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो लिया, और मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समय बचा है डिनर को वापस ले जाने के लिए, और लग रहा है कि मैं मास्टर से दोबारा लेक्चर सुनने वाला हूँ। और फिर जल्दबाजी में भागते दौड़ते हुए जाने लगता है, और एक बारी और वापस से ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है, और नजारे का मजा लेते हुए मन में कहता है कि ये दिन का सबसे बेस्ट टाइम है जो मैं सनसेट को देख रहा हूँ, वो भी माउंटेन के ऊपर बैठ के फल खाते हुए। ये जिंदगी तो सच में काफी ज्यादा खुशहाल है, और लगता है कि अब मुझे लौट जाना चाहिए। पक्का मास्टर मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। और तभी हम देखते हैं कि हाई लोंग की जो फूड बास्केट होती है उसमें हलचल होने लगती है, और ये दौड़ता हुआ आते हुए कहता है कि रुक जाओ। और जैसे ही इसके पास आता तो ये कहता है कि आखिर ये चीज क्या है जिसने मेरे फ्रूट्स को खा लिया। और मैंने सुना है कि इस माउंटेन के ऊपर कई सारे काफी खतरनाक बीस्ट हैं, और वैसे तो ये काफी छोटा है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो कोई मजाक नहीं होगी। और इसके जो इस तरीके के हेयर्स हैं तो देखने से ये तो वुल्फ लग रहा है। और फिर तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करते हुए कहता है कि तुम बदबूदार मॉन्स्टर कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को खाने की, और आज मैं सच में तेरी जान ही ले लूंगा। और ये जो खतरनाक सा मॉन्स्टर होता है तुरंत ही दौड़ते हुए चीखते हुए बाहर निकलता है, और इसे देख के हाई लोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और इस लिटिल मंकी को देख के तुरंत ही हैरानी के साथ रुक जाता है, क्योंकि ये जो लिटिल मंकी होता है वाकई में काफी क्यूट लग रहा होता है। लेकिन फिर भी हाई लोंग इस पे भड़कते हुए कहता है कि हे रुक जाओ, जल्दी से मेरे फ्रूट्स मुझे लौटा दो। जबकि ये जो मॉन्स्टर होता है ये हाई लोंग को दिखा दिखा के खा रहा होता है और इसे बुला रहा होता है, जिसके बाद ये इसे चिढ़ाता भी है, और इस वजह से वाकई में हाई लोंग को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। और ये चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि बेकार से मंकी, क्या तुझ में नीचे आने की हिम्मत है। जबकि सब ये जो डाली के ऊपर मंकी बैठा होता है ये दांत के साथ साथ अपने पिछवाड़ा भी दिखा रहा होता है। हाई लोंग इससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ये हाई लोंग के ऊपर पात देता है, और इस चीज को देखते हाई लोंग के काफी तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है। चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं हर हाल में मंकी सूप पीने वाला हूँ। और फिर कहता हाई लोंग जो होता है एक के बाद एक करके काफी सारे फ्रूट्स को फेंक के मारने लगता है, लेकिन ये जो मंकी होता है सभी को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद हाई लोंग जो होता है एक और फ्रूट को लेकर तैयार हो जाता है फेंकने के लिए, लेकिन ये कुछ भी कर पाता उससे पहले मंकी जो होता है काफी जोर से इस फ्रूट को इसके मुंह पे फोड़ता है, और इस वजह से वाकई में हाई लोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है कि बंदर अब तू पक्का मरने वाला है, और मुझे अब सच में
काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और चलो मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूँ जो मुझे 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग से मिली है। और हाईलोंग वाकई में किसी डीमन की तरह एक्ट कर रहा होता है, जबकि सरफेस मंकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है, बल्कि इसे चिढ़ाते हुए बुला रहा होता है। और हाईलोंग कहता है कि तुमने मेरे सामान को खाया है और तो तुम मेरे सामने इतना घमंड भी दिखा रहे हो। आज मैं पक्का तुम्हें अपने घर की दीवार पर टांगने वाला हूँ और तो अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। जबकि इस तभी जो छोटा सा मंकी होता है इसे देख के मुंह बना रहा होता है। तो हाईलोंग जो है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक्सट्रीम मिस्ट्री डेथली स्पाइरल सेलेशियल बॉम्ब से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और एक काफी ज्यादा चीख के साथ ही हाईलोंग जो है काफी बुरी तरीके से हार के जमीन पे पड़ जाता है। मतलब कि ये यहाँ पे बुरी तरीके से फेल हो गया है और ये रोते हुए कह रहा होता है कि आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये पक्का एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। जबकि सभी जो लिटिल मंकी होता है बड़े आराम से फ्रूट खा रहा होता है और फिर हाईलोंग जो है इसे देखते हुए कहता है कि ये क्रिएचर वाकई में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और फिर ये सोचता है कि वैसे तो ये बस एक छोटा सा मंकी है, लेकिन तब भी ऐसा दिख रहा है कि इसकी लिटिल सी बॉडी के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर छिप रखा है और मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं इससे फ्रूट्स को वापस भी ले सकूंगा और लगता है कि मुझे मास्टर से दोबारा डांट सुनने को मिलने वाली है। और फिर हाईलोंग जो है यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर मैं इतना ज्यादा लेट नहीं होता मैं पक्का इस फाइट को खत्म करके ही जाता। और तभी देखता है कि काफी ज्यादा लेट हो गया, इसलिए तुरंत ही उठ जाता है और जाते हुए कहता है कि बस तुम इंतजार करना, मैं अपना बदला लेने के लिए लौट के जरूर आऊंगा। और इतना कह के ये दौड़ते हुए भागते हुए यहाँ से चला जाता है। जब और ज्यादा थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो लिटिल मंकी होता है एक जगह पे लौट आया होता है और यहाँ पे काफी मिस्टीरियस सा बंदा बैठा होता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें अब भी घर आने का रास्ता मालूम है, आखिर तुम दोबारा से कहाँ गए थे। और फिर जो मंकी होता है इसकी गोद में आके लेट जाता है। जो मिस्टीरियस सा बंदा होता है ये कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम आज से पहले तो कभी भी किसी भी इंसान से मिले नहीं हो, हाँ अगर ये वही है तो बात अलग है। जबकि सब हाईलोंग जो होता है ये लौट आया होता है और ये कहता है कि मास्टर मैं आ गया। मास्टर ऐसा दिखता है कि कोई यहाँ पे आया है और हाईलोंग जो होता है ये सोचता है कि आखिर ऐसे समय पे कौन आ सकता है। और फिर अंदर आते हुए कहता है कि मास्टर मैं आ गया। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ठीक जार तुम आ गए और टेन्यू जल्दी से यहाँ पे आओ और अपने सीनियर से मिलो। तो हाईलोंग जो होता है तुरंत यहाँ पे आ जाता है। तो जो लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं वो हाईलोंग को देख के कहते हैं कि क्या वही डिसिपल है जिसे तुम लोगों ने हाल ही में रिक्रूट किया है। तो दूसरा कोई कहता है कि चलो मुझे देखने दो कि क्या ये हैंडसम बॉय है। तो दूसरा कोई कहता है कि लिंग फाई ये बेकार की बकवास मत करो। और फिर यहाँ पे हमें 3 लेडी देखने को मिलती है जिसमें से लिंगिया कहती है कि हेलो लिटिल टान यू, मेरा नाम लिंगिया है। और फिर लिंग फाई कहती है कि लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हारी मार्शल अंकल लिंग फाई हूँ और इस बारी माउंटेन के खुलने के बाद तुम एक लौते 5th जनरेशन के डिसिपल हो जिसे हमने लिया है। जबकि तीसरी वाली कहती है कि मैं लिंग यिंग हूँ। जबकि सब हाईलोंग जो होता है इसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे और ये कहता है कि डिवाइन सिस्टर आप सभी ही काफी सुंदर हैं। लेकिन जो सेकंड मास्टर होता है इसके कनपटी पे धरते हुए कहता है कि टेन यू आखिर तुम ये क्या बेकार की बकवास कर रहे हो, जल्दी से जाके अपने मार्शल अंकल्स को ग्रीट करो। तो लिंग फाई कहती है कि सीनियर ब्रदर कोई बात नहीं और आप तो कुछ ज्यादा ही इसके ऊपर हार्श हो रहे हैं। और चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, प्लीज आप हमें कौन गिल्ड ड्यू की 3 बूंदे दे दीजिए। तो जो सेकंड मास्टर होता है ये कहता है कि जूनियर सिस्टर आप तो जानती है ना कि कौन गिल्ड ड्यू काफी ज्यादा वैल्यूबल है। जबकि जो मास्टर है वो अभी सेक्लूजन में है और मुझे मालूम नहीं है कि वो इस बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप है तो निश्चित रूप से मास्टर जो है इस चीज के लिए एग्री कर देंगे। और चलो सबसे पहले मैं आपको ये दे देता हूँ, तो प्लीज आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। और ये जो लड़की होती है किसी तरह की चीज देते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर ब्रदर लिंग टोंग ये 5th ग्रेड का पर्पल मशरूम है जो कि एक मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, तो प्लीज आप इसे ले लीजिए। तो लिंग टोंग कहता है कि हम तो एक ही सेक्ट में है ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आखिर मैं कैसे आपका सामान ले सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे वापस से रख लीजिए। जबकि हमारा जो हाईलोंग होता है ये तभी कह देता है कि आखिर आप इसे क्यों नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये बिना किसी वजह के आपको ये दे रही हैं। इसका इतना बोलते यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है और लिंग टोंग कहता है कि जूनियर सिस्टर ये बच्चा बददिमाग है तो इसकी बातों को दिल पे मत लेना। जिसके तुरंत बाद ये हाईलोंग की कनपटी पे धरते हुए कहते हैं कि बच्चे आखिर तेरी दिक्कत क्या है, क्या तू मरना चाहता है, और अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि आखिर कैसे बात की जाते तो अपना मुंह बंद रखा करो, और क्या तुम जरा सी मैनर्स नाम की भी चीज जानते हो क्या। और लगता है कि सेकंड सीनियर मास्टर के तुम पे जो एफर्ट्स हैं वो सारे बर्बाद गए। हाईलोंग कहता है कि सेकंड मास्टर ने मुझे ये नहीं सिखाया है। जो मास्टर होता है वापिस से भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी मुझे जवाब देने की। और सेकंड मास्टर अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन उनका जो जेंटल और एलिगेंट अपीयरेंस है वो तुम्हें सिखाने के लिए काफी नहीं है। जबकि लिंग फाई जो होती है हंसते हुए कहती है कि ये लिटिल डिसिपल तो वाकई में काफी क्यूट है। जबकि इन सभी मास्टर्स के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि भैंस की टांग ये क्या हुआ। जबकि हाईलोंग जो होते है ये शर्म के मारे लाल हो गया होता है मार्शल अंकल फैयर की बात को सुन के।
और जैसे लिंग फाई कहती है कि लिटिल डिसिपल तुम सच में काफी क्यूट हो, तो हाई लोंग की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है और इसे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसे तो पर लग गए हों और ये मन में कह रहा होता है कि बीन स्प्राउट जल्दी से यहाँ पे आओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और यहाँ पे सभी ही डिवाइन सिस्टर कितनी ज्यादा सुंदर हैं और इनके शब्द भी सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं और वाकई में मुझे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी है। लेकिन तभी लिंगटोंग कहता है कि ठीक जार, आखिर तुम क्या बकवास सोचे जा रहे हो, जल्दी से जाके कल्टीवेट करो। और इस चीज को सुनते ही हाई लोंग के काफी खतरनाक वाले होश उड़ जाते हैं और लिंग फाई कहती है कि सीने बदल लिंग यूजी, आखिर आप इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं और आखिरकार हमें यंगर जनरेशन का डिसिपल मिला है तो थोड़ा तो इसके प्रति जेंटल रहिए ना। और जब मैंने तुम्हारा नाम थिकजार सुना था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब पता पड़ रहा है कि ये सच है। और इस चीज को सुनते ही हाई लोंग के होश उड़ जाते हैं और ये रोते हुए मन में कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे ये थिकजार नाम पसंद है। और फिर ये चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम कोई थिकजार नहीं है बल्कि मेरा जो टाओइस्ट नेम है वो टाइन यू है। और मार्शल अंकल लिंग फाई जी, आप वाकई में काफी सुंदर हैं, तो पक्का आप बस अभी 50 सालों की ही होंगी। और इसकी इन बातों को सुन के इन दोनों ही मास्टर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये इसके सिर पे धरते हुए कहते हैं कि लगता है कि आज इस लड़के ने गलत दवाइयाँ खा ली हैं और आखिर क्यों तुम बेकार की बातें बोले जा रहे हो और मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा, इसलिए जल्दी से जाके अपने मार्शल अंकल से माफी मांगो। तो हाई लोंग जो होते लिंग फाई के पास आके कहता है कि मार्शल अंकल लिंग फाई जी मुझे माफ करिए। तो लिंग फाई जी जो होती है ये हंसते हुए कहती है कि थिकजार कोई बात नहीं और मैं 50 की नहीं हूँ बल्कि मैं अभी 30 सालों की ही हूँ और वैसे भी तुम काफी इंटरेस्टिंग चीजें बोलते हो और काफी देर हो रही है तो अब हम जा रहे हैं, इसलिए सीनियर प्लीज आप इस मशरूम को ले लीजिए। लिंग यूची जो होता है ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी हाई लोंग कहता है कि सीनियर साहब तो कितना ज्यादा जोर दे रहे हैं इन मशरूम्स को देने के लिए, क्या ये फेक हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बार लिंग फाई को थोड़ा गुस्सा आ गया होता है और ये कहती है कि मार्शल नेफ्यू तुम ऐसे ही कोई भी बात नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये जो 5th ग्रेड की पर्पल मशरूम है ये मिस्टी पीक पे पिछले 200 सालों से उगी हुई है। सीनियर लिंग यू हम यहाँ से जा रहे हैं। तो लिंग यू जो होता है पीछे आते हुए कहता है कि जूनियर सिस्टर जरा रुको, ये तो बस एक बच्चा ही है। जबकि ये तीनों जो होते हैं बिना कोई बात सुने यहाँ से चली जाती हैं और इस बार हम देखते हैं कि लिंग यू को काफी गुस्सा आ गया था और ये सीरियसली कहता है कि थिकजार यहाँ पे आओ। जबकि लिंग यूजी जो होता है ये कहता है कि थिकजार बाद में अच्छी तरीके से माफी मांगना और बहस में जीतने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना और इनको गुस्सा आना कोई मजाक नहीं है। जबकि इस तरफ हाई लोंग के भी पसीने छूट गए होते और थोड़ा परेशान होते मन में कहता है कि आखिर डिवाइन सिस्टर का मूड ऐसे ही स्विंग कैसे कर सकता है। जिसके बाद ये कमरे के अंदर ले जाता है। जबकि लिंग यूसी कह रहा होता है कि क्या मुझे सीनियर ब्रदर से मदद के लिए कहना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है जब लिंग यूसी इतना ज्यादा गुस्सा हुआ है, इसलिए थिकजार अपना ध्यान रखना। जबकि हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है और हाई लोंग भी थोड़ा परेशान होते हैं। मन में कहता है कि यहाँ पे तो कितनी ज्यादा शांति है और लगता है कि मैं आज काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ, तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी लिंग यूसी कहता है कि हाई लोंग क्या अब तुम्हें अपनी गलती मालूम पड़ी। हाई लोंग जो होता है काफी मासूमियत के साथ कहता है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, बल्कि ये तो सच्चाई है ना कि उन्होंने हमारा सामान लिया है और बात तो बस इतनी सी है ना कि उन्होंने उसे इस्तेमाल किया था पर्पल मशरूम को हमसे एक्सचेंज करने के लिए। और तभी लिंग यूसी की तरफ से काफी जोरदार वाला लाफा इसकी तरफ आने लगता है और लिंग यूसी भी चिल्लाते हुए कहता है कि थिकजार तुम। जबकि हाई लोंग ने अपनी आंखें काफी जोर से बंद कर ली थी और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मारिए मत, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तभी ये थोड़ा हैरान होते मन में कहता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ, आखिर मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा है, इन्होंने मुझे इतनी जल्दी पीट के अधमरासा कर दिया है जिसकी वजह से मुझे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा, ये वाकई में काफी बुरी बात है। और तभी हाई लोंग जैसे आंखें खोलता है तो हम इसके सामने लिंग यूसी को देखते हैं और ये कह रहा होता है कि तुम तो सच में जरा सा भी मैनर्स नहीं सीखे हो। और लिंग यूसी जो होता है इसके बालों को सहलाते हुए काफी प्यार से कहता है कि वैसे तो उन्होंने पहले हमारे लिए काफी मुश्किल कर दी है हमसे हमारी कॉन्ग गिल्ड ड्यू को लेके, लेकिन तब भी हम एक ही सेक्ट में कल्टीवेट करते हैं और क्योंकि हम सभी ही लियान यून सेक्ट के अंडर में हैं तो आखिर हम कैसे अपनी ही फैमिली से कोई भी चीज बदले में कैसे ले सकते हैं। और उससे भी बढ़कर आज का जो तुम्हारा एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा बुरा था। वैसे भी लिंग फाइजी और बाकी के जो है वो तुम्हारे सीनियर्स हैं, आखिर तुम उनके प्रति इतने इम्पोलाइट कैसे हो सकते हो। और क्या तुम्हें अब भी याद है कि मास्टर लिंग टोंगसी ने तुमसे क्या कहा था कि इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करना एक तरीके से अपने दिल को कल्टीवेट करने जैसा है और अगर तुम एक डिसेंट पर्सन नहीं बन सकते हो तो तुम्हें अपने दिल पे भी कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और भले ही तुम अभी बचपना कर सकते हो लेकिन किसी न किसी दिन तो तुम बड़े होगे, लेकिन मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान तो नहीं रख सकूंगा, इसलिए तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। और मास्टर यूजी की इन बातों को सुन के हाई लोंग जो होते हैं थोड़ा इमोशनल होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से मास्टर यूजी जो होते हैं काफी खतरनाक तरीके से इसके गालों को खींचते हुए कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा से अगली बार किया तो मैं तुम्हारे चेहरे को रबर बैंड की तरह खींचूंगा, तो क्या तुम्हें अब भी डर नहीं लगा। जबकि हाई लोंग जो होता है रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज रुक जाइए और फिर ये भागते हुए यहाँ से जाते हुए कहता है कि 11th मास्टर
मास्टर, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने अभी तक डिनर नहीं किया है। तो लिंग यूजी जो होता है इसे लिटिल मंकी कहता है और जैसे ही हाईलोंग लिटिल मंकी सुनता है तो इसे वही जंगल वाला लिटिल मंकी याद आ जाता है और मन में कहता है कि हाँ, अभी वो बदबूदार लिटिल मंकी वहीं पे है, मैं कल जाके उससे जरूर लड़ूंगा। और फिर हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईलोंग जो होता है वापिस से इस मंकी से हार गया होता है और ये किसी बच्चों की तरह काफी भनभनाते हुए रो रहा होता है और वाकई में काफी देर तक ये रोता रहता है। और जब मंकी आराम से फ्रूट खा रहा होता है लेकिन तभी एक फ्रूट इसके थोबड़े पे फूटता है। तो इस चीज को देख के हाईलोंग भी खुश होते हुए कहता है कि बदबूदार बंदर, आखिरकार तुम्हें अपना कर्मों का फल मिल ही गया और मुझे नाराज करके तो तुम्हें यही मिलेगा और मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जिसके साथ तुम पंगा ले सको। और ये बात बोलते हुए हाईलोंग जो है खुश होने लगता है जिस वजह से इस बारी मंकी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हाईलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम अब मुझसे लड़ नहीं सकते हो और फिर कहते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़के काफी मजे करते हैं। इसके बाद हमें वापस से माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाईलोंग आ गया होता है और ये मन में सोच रहा होता है कि बीन स्प्राउट हमें एक दूसरे से अलग हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो क्या तुम अब भी ठीक हो? और ऐसा दिखता है कि इस साल मैं काफी लंबा हो गया हूँ और तो और प्रैक्टिस की वजह से मेरी जो बॉडी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है और वैसे तो तुम्हारे बिना मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अकेलापन सा महसूस होता है और इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करना बिल्कुल किसी अजीबोगरीब चीज को करने जैसा है। और इन बातों को सोचते सोचते ये कहता है कि हाँ, कितना ज्यादा रिलैक्सिंग है, लेकिन देर से सही, लेकिन मुझे मालूम चला ये जितनी ज्यादा बोरिंग दिखाई पड़ती है उतनी भी नहीं है, बल्कि असल में ये तो सुपर इंटरेस्टिंग है। खासकर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी ही काफी अच्छी बातें बोलते हैं, इसलिए सच में मुझे यहाँ पे काफी अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे सभी मास्टर ही डिवाइन दिखते हैं और उनसे ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे बीच में काफी ज्यादा दूरियां हैं, लेकिन बाद में जैसे मैंने उनके बारे में जाना तो मुझे मालूम पड़ा कि वो असल में तो काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं और उन्हें आसपास के लोगों को ऑर्डर देना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, खासकर उन ड्रावने मास्टर के अलावा जो कि काफी कम बोलते हैं। और मुझे लगता है कि वही एक असली यहाँ पे इमोर्टल है। और रही बात मेरी, तो वैसे मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मेरी जो नेचुरल एंडोमेंट है वो अच्छी नहीं है। और फिर हम एक जगह पे हाईलोंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और मन में कह रहा होता है कि मास्टर ने कहा था कि दिल को इस्तेमाल करना है क्योंकि फ्लो को मूव करने के लिए, जिससे कि मेरी बॉडी नेचर के साथ एक हो जाए। और ऐसा दिखता है कि ये जो क्यू का फ्लो है ये मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है और मैंने अपने ऊपर वाकई में काफी ज्यादा जोर दिया है जिससे कि मैं जल्द से जल्द न्यू कुमार रीलम के अंदर एंटर कर सकूं। और अब तो मैं कल्टीवेट करने के दौरान नाजुक सी गर्म सी हीट को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो होते हुए महसूस कर पाता हूँ। और यहाँ पे मुझे दृढ़ता से बने रहना होगा और इस तरह की पावर को एक साथ इकट्ठे होने देना होगा और अब मैं आखिरकार इसे महसूस कर सकता हूँ। ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है। और हम देखते हैं कि वाकई में इसके हाथ में किसी तरह की पावर आने लगती है। इसे देख के हाईलोंग भी वाकई में काफी खुश होता है और ये कहता है कि जाओ, ग्रेट मूव, जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये थिक जार की कल्टीवेशन का फर्स्ट नोट है और लो मेरी एंटरिंग सोल स्किल को संभालो। और तभी हम देखते हैं कि गेट के अंदर से मास्टर जो होते हैं अंदर आने लगते हैं और ये कह रहे होते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा हलचल कैसी है और चलो भी खाने का समय हो गया है। और तभी हाईलोंग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से इस पावर को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टल का ये जो पीस होता है काफी ज्यादा तेजी से इस मास्टर की बाजू से निकल के दीवार में गप जाता है। और मास्टर जो टैनियो को बुलाने आए थे ये भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि इस दफा हाईलोंग के वाकई में काफी खतरनाक तरीके से होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस क्रिस्टल की वजह से मास्टर लिंग टोंगसी के फेस पे कट लग गया जिससे ब्लड आ रहा है। और मास्टर लिंग टोंगसी कहते हैं कि लड़के, तुम में वाकई में कुछ तो बात है। तो हाईलोंग जो है माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए और वैसे तो खाने का समय हो गया है ना, तो मास्टर चलो चल के खाते हैं। मास्टर लिंग टोंगसी कहते हैं कि खाने से पहले मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तो और तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस भी देखना चाहता हूँ, जबकि इस चीज के लिए हाईलोंग चिल्लाते हुए मना कर रहा होता है। और फिर हमें वापस जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, बल्कि यहाँ तक कि मैंने तो यहाँ पे एक नया दोस्त भी बना लिया है और तुम भी पक्का इस पे विश्वास नहीं करोगे और सोचा भी ना होगा कि ये यहाँ तक एक इंसान भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि हाईलोंग जो होता है एक ट्री के ऊपर लैंड करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया और तुम भी वाकई में एकदम समय पे ही आए हो। और तभी हम इसके सामने वही लिटिल मंकी को देखते हैं और इसके साथ ही हमें मालूम पड़ता है कि यही इसका नया दोस्त मंकी है जिससे ये स्मार्टी बुलाता है। और तभी हम हाईलोंग के हाथों के अंदर 3 क्रिस्टल्स को देखते हैं और ये कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि आज मैं इनविंसिबल हूँ, जबकि स्मार्टी जो होता है अपनी बाहों को फैलाते हुए से चुनौती देते हुए बुलाते हुए कहता है कि आजा प्यारे पास हमारे काहे शर्माए। और इस वजह से हाईलोंग को गुस्सा आ जाता है और मन में कहता है कि बेकार से मंकी, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, लेकिन आज मैं हर हाल में तुम्हें अपनी जगह दिखाने वाला हूँ। और तभी जो मंकी होती है काफी खतरनाक तरीके से इसके पीछे से अटैक कर देता है और इस चीज को देख के हाईलोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या आज तुम एजिलिटी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो मंकी होता है वाकई में काफी खतरनाक तरीके से हाईलोंग के ऊपर अटैक कर देता है और इतने सारे अटैक करने के बाद ये ट्री पे आके वापस से लैंड करता है,
लेकिन ये देखता है कि हाईलोंग तो वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन तभी हाईलोंग इसके पीछे से कहता है कि ठीक है स्मार्टी, तुमने अपनी ग्रैंड टेक्निक को दिखा दिया है, तो चलो अब मुझे देखना शुरू करो। और मास्टर का ये जो मैजिक स्टोन है ये सच में काफी पावरफुल है और जिन स्टोन्स को मैं क्यू को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ उससे ये कहीं ज्यादा तेज है। और इसे देखे मंकी भी थोड़ा हैरान परेशान होता है, तुरंत ही फ्रूट को छोड़ देता है। जबकि हाईलोंग जो होता है इस क्रिस्टल के अंदर क्यू को इकट्ठा करने लगता है और काफी खतरनाक तरीके से इस क्रिस्टल से स्मार्टी के ऊपर अटैक कर देता है। और अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरी स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए इसे मैं मैजिक स्टोन अटैक कहूंगा। और इस क्रिस्टल अटैक को अपनी तरफ आता देख के स्मार्टी के भी होश उड़ जाते हैं और तुरंत यहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि स्मार्टी के पीछे वाकई में काफी सारे स्टोन अटैक्स होते हैं और जैसे स्मार्टी एक डाल के ऊपर पैर रखता है तो वो जो डाल होती है वो टूट जाती है और इस वजह से स्मार्टी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और एक धमकी आवाज के साथ ही जमीन पे गिर जाता है। तो हाईलोंग भी यहाँ पे आते हुए कहता है कि चलो भी अपनी हार मान लो और ये ड्रामा करना बंद करो और जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ जिससे कि हम दोबारा से शुरू कर सकें। लेकिन तभी स्मार्टी को देख के इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि जो स्टोन होता है स्मार्टी के शोल्डर में घुस गया होता है जिसकी वजह से काफी दर्द से रो रहा होता है और इसका काफी खून भी बह गया होता है। और इसकी ऐसी हालत को देखते हाईलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये वाकई में स्मार्टी के लिए काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। और वैसे तो भाई लोग इसके और भी आगे चैप्टर्स हैं लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले, इसलिए प्लीज अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज आप उन चैप्टर्स को ढूंढ के मुझे बता दीजिएगा जिससे कि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं अगर आप लोग चाहें तो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।